हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजीआर इन नॉलेज। आज मैं आपको संशोधन अधिनियम के बारे में बताऊंगी। वो कौन कौन से अधिनियम है, 24वां अधिनियम, 25वां, 26वां, इन सब पे जितने भी अधिनियम हुए हैं उन पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं 24वां संशोधन अधिनियम से। 24वां जब संशोधन हुआ था तब इसमें बताया गया, इसमें जो आर्टिकल 13 था और 368 इसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन में बताया गया 368 में बताते हैं, इसमें बताया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल है। मतलब संविधान संशोधन ये कर सकेगा, इस आर्टिकल के द्वारा संविधान संशोधन किया जाएगा और वो उसमें जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया जो होती है ये इसी में दी गई है और शक्तियाँ होती हैं वो इसमें ही दी गई हैं 368 में। ये इसमें बताया गया 368 में। और जो आर्टिकल 13 था, 13 में क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया। इसके थ्रू ये बताया गया कि इसके अंदर जो भी चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकेंगी जो आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है। मतलब इसमें वो चीज़ें नहीं अप्लाई होंगी। 13 जो आर्टिकल 13 4 क्लॉज बोल रहा है कि 368 में जो भी संविधान संशोधन किए गए हैं, संविधान संशोधन किए गए हैं इसके द्वारा, वो आर्टिकल 13 में अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, ये थे संविधान संशोधन 24वां। अब बात करते हैं 25वें संविधान संशोधन की। इसमें क्या था? 25वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1971 में, 1971 में 1971 में इसमें बताया गया संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था किस अनुच्छेद में आता था? पहले 31 में आता था, जिसको वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, हटाकर उसको आर्टिकल 300 में ए में ऐड कर दिया गया। ठीक है, और इसमें ये बताया गया कि ये भी, और साथ में ये भी बताया गया कि अनुच्छेद जो 39 है खा और गा, इसमें नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं, नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है। मतलब संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको हटा दिया गया इस मौलिक अधिकार से, और उस पर मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती, क्लेम नहीं किया जा सकता है कि 14वां और जो 19वां 31वां मौलिक अधिकार के संदर्भ में उस पर क्लेम नहीं किया जा सकता है। ये बात इसमें कही गई 25वें संविधान संशोधन में। इसका मतलब ये है कि जैसे इसमें प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होगी उसको गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा सकता है, किसके लिए? पब्लिक यूज़ के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए लिया जा सकता है और उसका कंपेंसेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा उस पर्सन को जिसकी वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये जो है, जो कंपेंसेशन है वो संसद के द्वारा उसको भरा जाएगा, संसद के द्वारा दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, डिटरमाइन की जाएगी, ना कि कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा मतलब ये नहीं क्लेम कर सकता वो जिसकी प्रॉपर्टी है वो 14 या 19 या और 31 का जो होता है अनुच्छेद, इसमें उसके अंदर में आकर नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा अधिकारों का हनन हुआ है। जबकि उसको जो भी अगर उसकी प्रॉपर्टी दी गई है पब्लिक यूज़ के लिए तो संसद के द्वारा उसको जो होता है पेमेंट किया जाएगा, कंपेंसेशन दिया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी का, और उसको कोर्ट में क्लेम नहीं किया जा सकता है। ये था 25वां संविधान संशोधन। और 26वां संशोधन अधिनियम 1971 का जो है, इसमें बताया गया देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रिवी पर्स की सुविधाएं समाप्त कर दी गई। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब उसमें क्या हुआ था कि जो भूतपूर्व नरेश थे, राजा थे, उन राजकुमार जो भी थे,
उनके कुछ विशेषाधिकार थे, प्रिवी पर्सेस थे, स्पेशल प्रिविलेज थे, उनको दिए जाते थे। वो था सारी चीज़ें इस अधिनियम 26वां जो संशोधन अधिनियम था इसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया। ये था 1971 का 26वां संशोधन अधिनियम। अब बात करते हैं 31वां संशोधन अधिनियम। इसमें क्या कहा गया? जो 31वां संशोधन अधिनियम था 1972 का, इसमें देखा गया 1971 में जनगणना हुई थी। उसके तहत क्या हुआ? भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई। तो इसके लिए संशोधन ये किया गया कि लोकसभा की जो सीटें हैं उसको बढ़ाया जाए। लोकसभा की सीटें पहले कितनी थी? 525, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 545। ये था जो 31वां संशोधन अधिनियम 1972 का। उसमें लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई, 525 से लेके कितनी कर दी गई? 545। अब बात करते हैं जो 33वां संशोधन अधिनियम, जो 33वां संशोधन अधिनियम था 1974 का। इसमें बताया गया 1974 का कि अनुच्छेद जो 101 और 190 है में संशोधन का प्रावधान किया गया है और राज्य विधानमंडल के सदस्यों, इसमें जो संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनके जो त्याग पत्र और उनके जो का त्याग पत्र अध्यक्ष और सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब आश्वस्त हो जाए कि त्याग पत्र ऐच्छिक या वास्तविक है। मतलब ये है कि जो संसद है और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं अपना जब त्याग पत्र देते हैं तब जिसको, जैसे कि अध्यक्ष को त्याग पत्र दिया उन्होंने या सभापति को दिया, तो सभापति और अध्यक्ष को स्वीकार मतलब तभी करेगा वो उस त्याग पत्र को जब उसको ये आश्वस्त हो जाए, कंफर्म हो जाए कि ये जो त्याग पत्र दिया गया है उस सदस्य के द्वारा ऐच्छिक रूप से और वास्तविक है, तभी ये जो होता है उसका जो त्याग पत्र है स्वीकार किया जाएगा। अधिनियम तो ये था 33वां संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1974। 35वां संशोधन अधिनियम जो था 1975 का, इसमें जो सिक्किम था पहले संरक्षित राज्य था, उसको इस अधिनियम से संरक्षित राज्य से हटाकर उसको एक शहर राज्य का दर्जा दिया गया। किसमें? 35वां संशोधन अधिनियम में। और साथ में क्या हुआ कि 10वीं जो अनुसूची थी को जोड़ा गया तथा उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम एवं शर्तें स्पष्ट की गई। 10वीं अनुसूची जो थी को जोड़ा गया इसमें, और उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने की संबंधी जो नियम थे शर्तें स्पष्ट कर दी गई इस संशोधन। 35वां संशोधन अधिनियम के बाद में हुआ है फिर 36वां संशोधन अधिनियम। उसमें बताया गया, उसमें जब 36वां संशोधन अधिनियम किया गया तो उसमें जो था सिक्किम जो भारतीय संघ का जो राज्य था उसको पूर्ण राज्य बना दिया गया, उसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। जो 10वीं अनुसूचित में जोड़ा गया था 35वें संशोधन अधिनियम में भारतीय संघ में शामिल करके, तो इसको क्या मतलब सह राज्य था। पहले क्या था? संरक्षित सबसे पहले, फिर 35वां संशोधन अधिनियम किया गया तब इसको सह राज्य बनाया गया, फिर 36वां संशोधन अधिनियम किया गया तो इसको कंप्लीट राज्य बना दिया गया, पूर्ण मतलब फुल फ्लेज्ड राज्य बना दिया गया इसको। और 10वीं जो अनुसूची जो जोड़ी गई थी 35वें संशोधन अधिनियम में उसको फिनिश कर दिया गया फिर ये संशोधन 36वें संशोधन के द्वारा। अब बात करते हैं 38वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था, इस पे बात करते हैं। जो 1975 में 38वां संशोधन अधिनियम हुआ था, इसमें ये बताया गया जो राष्ट्रपति है आपातकाल की घोषणा करेगा तो उसको गैर वाद्य योग्य बना दिया गया। गैर वाद्य योग्य और वाद्य योग्य, इसका मतलब ये होता है, गैर वाद्य योग्य मतलब है कि जो कोर्ट है मतलब जो आपातकाल की घोषणा हुई है तो उसको कोर्ट में आप ट्रायल नहीं कर सकते, कोर्ट में उसका ट्रायल नहीं होगा, कोर्ट के सब्जेक्ट में ये नहीं आएगा, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये नहीं आएगा। आपातकाल की घोषणा जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये इसका मतलब ये है गैर वाद्य योग्य। और इसमें क्या बताया गया 38वां संशोधन अधिनियम में
राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक जो होंगे उनके द्वारा अगर कोई अध्यादेश जारी किया गया है उसको भी गैर वाद्य योग्य घोषित कर दिया गया। मतलब अगर उन्होंने कोई अध्यादेश जारी किए हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक होंगे, तो वो क्या होगा, कोर्ट में उसके ट्रायल नहीं होगा, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। ये है गैर वाद्य योग्य और 38वां संशोधन अधिनियम के द्वारा ये बताया गया इसमें। फिर क्या हुआ, राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्तियां दी गई। तो इसमें कुछ शक्तियां दी गई और जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसको उद्घोषणा के लिए कुछ आधार बनाए गए, वो इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाए गए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और टॉपिक पढ़ाऊंगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको सारी जो जीएस की है अपडेट्स यहाँ से मिलती रहेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।